18 फरवरी 2018 को एक शादी होती है और शादी समारोह में बड़ी ही धूमधाम होती है। उसके बाद उनका रिसेप्शन भी होता है और 23 फरवरी 2018 के दिन के करीब 12:45 का वाकया होता है जब उनके घर की बेल बजती है। दोस्तों, दरवाज़ा दूल्हा ही खोलने के लिए जाता है। घर के अंदर उसकी पत्नी और उसकी दादी होती हैं। दोस्तों, एक पार्सल वाला उन्हें एक पार्सल देकर जाता है और यहाँ पर वो पार्सल को खोलने लगते हैं। दादी भी पूछने लगती है, बेटा किसका पार्सल आया है। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो भी पूछ रही थी कि किसका पार्सल आया है। वो कहता है कि ये तो रायपुर से किसी SK सिन्हा का पार्सल आया है, उन्होंने शायद कोई गिफ्ट भेजा है। तो यहाँ पर दादी उसे पूछने लगती है कि SK सिन्हा कौन है ये। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं, फिर भी मैं खोल कर देखता हूँ। दोस्तों, बॉक्स को खोला जाता है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है और जब उस बॉक्स को खोला जाता है उसके अंदर एक धागा होता है। जब धागे को उस बॉक्स से निकाला जाता है तो एकदम से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। अड़ोसी पड़ोसी सोचते हैं कि शायद कोई सिलेंडर फट गया है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी आनन फानन में ही वहां पर पहुंचते हैं और जब रसोई की हालत को जाकर देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद यहां पर बड़ी ही मशक्कतों के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। वो इतना शातिर होता है दोस्तों, वो यहां पर इस लड़के की मम्मी के साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है और कितने शातिर तरीके से उसने इस क्राइम को किया था। अगर आप भी पूरी कहानी को डिटेल से जानोगे तो आपको भी मालूम चलेगा। दोस्तों, क्या था पूरा मामला और उसके बाद यहाँ पर इन परिवार वालों के साथ में क्या हुआ था, आप भी अगर पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 26 मई 2025 की है। उड़ीसा की एक अदालत में फैसला आता है, एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है और इसे क्यों उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर पटनागर उड़ीसा का एक छोटा सा राज्य है और वहीं पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता है। परिवार में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, माँ, पिताजी और यहाँ पर उनकी दादी होती है। कुल मिलाकर 5 लोगों का ये परिवार होता है। जो बहन होती है वो कजाकिस्तान में पढ़ा करती है। अब यहाँ पर जो घर का बेटा होता है शेखर, उसकी शादी तय कर दी जाती है। 18 फरवरी 2018 को रीमा के साथ उसकी शादी होती, बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद 23 फरवरी 2018 को जो पिता होते हैं रविंदर अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं। माँ होती है वो एक कॉलेज की प्रधानाचार्य होती है, वहाँ पर चली जाती है। घर पर जो बेटा होता है रविंदर, उसकी पत्नी रीमा और उसकी दादी होते हैं। 12:45 पर इस घर के दरवाजे की एक बेल बजती है। सामने एक कोरियर बॉय खड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो शेखर है उस कोरियर बॉय से कोरियर लेता है और सामने उसमें रायपुर से कोई गिफ्ट SK सिन्हा के नाम से आता है और यहाँ पर जब वो उस गिफ्ट को खोल कर देखता है तो आगे गिफ्ट खोलने से पहले दादी पूछने लगती है कि बेटा क्या है, तू बड़ा उतावला हुआ जा रहा है, क्या है इसमें। तो वो कहता है कि माँ, किसी SK सिन्हा ने रायपुर से हमें गिफ्ट भेजा है जबकि मैं उन्हें जानता ही नहीं। और जैसे ही यहाँ पर वो आगे एक और बॉक्स के भीतर बॉक्स खोलता है, उसमें एक धागा होता है, उस धागे को खींचता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पर आनन फानन में ही जो आसपास के लोग होते हैं उस घर के अंदर जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद यहाँ पर सिलेंडर वगैरह फट गया है। अब यहाँ पर आनन फानन में ही इन तीनों लोगों को घर से निकाला जाता है और फिर इन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जो शेखर होता है वो तो 90% जल चुका था। इधर जो रीमा होती है वो 40% जली थी क्योंकि वो किचन में थोड़ी दूर काम कर रही थी। जो दादी है वो भी 90% जल चुकी थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो एक खबर आती है कि जो दादी है उसकी मौत हो चुकी है। इधर जो शेखर है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हायर
मेडिकल में भेजना चाहिए, फिर वहाँ से उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद जो शेखर है उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस भी अपने चारों तरफ से जांच पड़ताल में लग जाती है और यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो बुलाई जाती है। वो मौके पर पहुंच जाती है और जांच पड़ताल में पता चलता है कि यहाँ पर तो बॉम्ब लाया गया है और बॉम्ब की वजह से ही ये मामला हुआ है। यहाँ पर बाकी 2 लोगों की तो मौत हो चुकी थी, एक रीमा बची हुई थी, उसका इंतजार था कि कब इसे ढंग से होश आए और इसे पूछा जाए। दोस्तों 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत ठीक हो जाती है और जब रीमा से पूछा जाता है तो रीमा वहाँ पर यही कहती है स्काई कोरियर वाला यहाँ पर आया था, रायपुर का कोई एड्रेस था और वो यहाँ पर कोरियर देकर गया था। दोस्तों अब यहाँ पर जो नाम है वो बदल जाता है। एस.के. सिन्हा की जगह यहाँ पर नाम जो सामने आता है वो आर.के. शर्मा आता है और आर.के. शर्मा का नाम आते ही यहाँ पर लोग बाग और जो मीडिया कर्मी होते हैं तमाम तरह के आर.के. शर्मा के पीछे पड़ जाते हैं कि आर.के. शर्मा है कौन। और फिर यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी जानकारी जुटाती है और उस कोरियर ऑफिस में पहुँचती है जहाँ से ये कोरियर आया था, लेकिन वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर किसी के बारे में कोई पता नहीं लगता। अब यहाँ पर माँ से पूछा जाता है कि इस लड़के का कोई दुश्मन है या तुम्हारा कोई दुश्मन है, तो माँ यहाँ पर कहती है कि जिस कॉलेज में मैं काम करती थी वहाँ पर एक पंजीलाल नाम का व्यक्ति है, उसे हटाकर मुझे प्रिंसिपल बनाया गया था, एक बार उससे मेरी झड़प भी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसने ये काम कर दिया हो। फिर यहाँ पर पुलिस शक के बयान पर पंजीलाल को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों के अभाव में पंजीलाल को भी छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही पुलिस को पता चलता है कि जो शेखर है उसके पास एक कॉल आई थी और कॉल किसी अनजान व्यक्ति ने की थी कि अगर तूने रीमा से शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस कॉल डिटेल को भी निकाला जाता है और फिर उस व्यक्ति की तलाश की जाती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो पता चलता है कि वो व्यक्ति एक तरफा रीमा से प्यार किया करता, लेकिन यहां पर उसका इस सब में कोई हाथ नहीं। पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसे छोड़ देती है। दोस्तों यहां पर उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी होता है जिसमें वो पास होता है, जिस वजह से उसे छोड़ा जाता है। उसके बाद 100 से अधिक लोगों की जांच पड़ताल होती है। पुलिस यहां पर लगातार जांच पड़ताल में चल रही थी, लेकिन कहीं से भी इस मामले का कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं कि ये पुलिस नाकाम है, नकारा है, और फिर यहाँ पर सरकार के ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। उसके बाद इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच इसमें अपने कामकाज को करने लगती है। 4 अप्रैल 2018 का वाकया होता है जब क्राइम ब्रांच के एसपी के साहब एक पत्र आता है और पत्र में लिखा हुआ था एस.के. सिन्हा के नाम से भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट में 3 लोग शामिल हैं और उसमें कहा गया था कि तुम फालतू के लोगों को क्यों अपना टारगेट बना रहे हो, जो तुम्हारा टारगेट है उस पर क्यों नहीं ध्यान देते। दोस्तों अब यहाँ पर उस पत्र को पढ़ा जाता है और यहाँ पर उस पत्र को फॉरेंसिक लैब में भी जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसमें कोई खुलासा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के हाथ में ये पत्र लग चुका था। अब किस किस के फिंगरप्रिंट को पहचाने। दोस्तों यहाँ पर भी पुलिस नाकाम दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर जो शेखर की माँ है उसे ये पत्र पढ़ाया जाता है। शेखर की माँ लगातार 5 बार इस पत्र को पढ़ती है और 5 बार पढ़ने के बाद उसमें एक ही चीज़ उसे कॉमन दिखाई देती है, जो प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग करके उसमें लिखा हुआ था, और ऐसी बातें वो पंजीलाल किया करता था। दोस्तों अब यहाँ पर माँ कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग का मामला तो पंजीलाल के साथ में है, उसने ही ऐसे शब्द लिखे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है वो बिना कुछ देरी किए हुए पंजीलाल के पास पहुँच जाती है और पंजीलाल के पास जब पहुँचती है तो पंजीलाल को जब गिरफ्तार करती है, उससे अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है, तो पंजीलाल यहाँ पर थोड़ा सा टूटता है और वो कहता है कि एक मास्क पहने हुए व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने मेरे से यही कहा था कि इस कोरियर को तू कोरियर ऑफिस तक पहुंचा दे, नहीं तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। उसके पास एक पिस्टन थी, इसलिए मैं डर गया, मेरा बस इतना सा ही दोष है, मैंने इसको वहां तक पहुंचाया। लेकिन पुलिस यहां पर कहां मानने वाली थी। पुलिस अब उसे अपने रवैये से पूछताछ करती है और उससे कहती है कि तू अपने
आराम से पूरे मामले को समझ जा और पूरे मामले को आराम से बता दे, नहीं तो तेरे साथ में हम दूसरे तरीके से भी व्यवहार करेंगे। यहाँ पर पंजीलाल बस वही बातें दोहराता है और उसके बाद पंजीलाल के घर की तलाशी ली जाती है। और जब पंजीलाल के घर की तलाशी होती है तो वहाँ पर उसी पार्सल की डुप्लीकेट बिल की कॉपी मिल जाती है जो पार्सल इनके घर पर आया था। दोस्तों, अब यहाँ पर सबूत पुख्ता हो जाता है और पुख्ता सबूत होने के बाद पुलिस जब उसे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो वो टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बताता है कि साल 2009 में कॉलेज का उसे प्रिंसिपल बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर जो शेखर की माँ है वो भी कॉलेज में आ जाती है और साल 2014 में जो बच्चे होते हैं वो यही कहने लगते हैं कि हमारी कॉलेज का प्रिंसिपल इस व्यक्ति को हटाया जाए और जो शेखर की माँ है इसे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाए। यहाँ पर जो पंजीलाल होता है उसकी शेखर की माँ के साथ झड़प भी होती है। वो यहाँ पर इसे निकाल देना चाहता था कि ये यहाँ से निकल जाए तो मेरा जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, मुझे किसी की फिर ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही 25 जनवरी 2017 को उड़ीसा के उच्च अधिकारियों द्वारा एक पत्र मिलता है जो शेखर की माँ को मिलता है और शेखर की माँ को यहाँ इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। दोस्तों, अब इस सब बातों से जो यहाँ पर पंजीलाल होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो एक इंग्लिश का टीचर हुआ करता था, फिर से वो इंग्लिश का टीचर बन जाता है। उसके अंदर बहुत गलत भावनाएं भर जाती हैं। अब यहाँ पर वो यही कहने लगता है कि मुझे इससे बदला लेना है और बदला लेने के लिए वो सटीक प्लानिंग बनाता रहता है। लगभग 7 महीने तक अपने प्लानिंग को अंजाम देता रहता है। 18 फरवरी 2018 को शेखर और रीमा की शादी होती है। उस दिन ये पंजीलाल बिना टिकट लिए हुए रायपुर ट्रेन में बैठ जाता है, क्योंकि टिकट लेगा तो ये पकड़ा जाएगा। बड़ी सटीक प्लानिंग बनाता है और बिना टिकट लिए रायपुर में पहुंच जाता है और वहां पर एक ऑटो किराए पर लेता है। उसे एक कोरियर के ऑफिस में लेकर जाता है जो DTDC का कोरियर ऑफिस होता है। वहां पर उस ऑटो वाले से ही कहता है कि तुम जाकर इस कोरियर को इस एड्रेस पर डिलीवर करा दो और उसे पैसे देकर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ वापस रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर वो ड्राइवर जाता है तो वहां उससे पूछा जाता है कि इस कोरियर के अंदर है क्या। वहां पर CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। इस व्यक्ति ने अपने मुंह पर गमछा बांध रखा था। उसके बाद ये कहता है कि ठीक है, तुम यहां से चले जाओ, मैं यहां पर इस कोरियर को डिलीवरी नहीं करता। फिर वहां से एक दूसरा ऑटो लेता है और दूसरा ऑटो लेने के बाद SK किंग कोरियर के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ पर ना तो कोई CCTV कैमरा होता, यहाँ पर ये अपने मुंह से उस गमछा को हटाता है और गमछा को हटाने के बाद सीधा उस कोरियर ऑफिस में चला जाता है। दोस्तों, कोरियर ऑफिस में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी उससे यही सवाल किया जाता है कि इस कोरियर में है क्या, तो यहाँ पर वो यही कहता है कि इस कोरियर में मिठाई है, मैं अपने रिश्तेदारों को भेज रहा हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो कोरियर वहाँ से चला जाता है और ये व्यक्ति वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन बैठकर शाम को उस शादी में शरीक होता है और 100 साल तक जीने की इस जोड़े को ये यहाँ पर आशीर्वाद देता है। पूरी तरह से वहाँ पर शरीक होता है और जब इस लड़के की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में भी ये इसी तरह से शरीक होता है कि किसी को शक ना हो जाए। इधर जो कोरियर वाले होते हैं वो 20 फरवरी को इनके घर पर पहुँचते हैं, लेकिन उस दिन इनका रिसेप्शन होता है तो यहाँ पर इस कोरियर को कोई रिसीव नहीं करता। फिर 23 फरवरी को 12:45 पर जब घर के अंदर 3 सदस्य होते हैं तब ये कोरियर वाला दोबारा पहुँचता है। शेखर खुद इस कोरियर को लेता है और जब कोरियर के अंदर एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर जब एक धागा लगा हुआ होता है उसको खोलता है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, यहां पर 24 अप्रैल 2018 को पन्नीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी गई थी और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। लगातार ये मामला 7 सालों तक चलता है। 7 सालों के बाद 26 मई 2025 को पटनागढ़ की अदालत में एक फैसला सुनाया जाता है। वो फैसला इसी पंजीलाल के खिलाफ होता है कि इस पंजीलाल ने 3 लोगों को इस तरह से बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। इसे अदालत यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। जब तक इसका जीवन है वो जेल के अंदर ही कटे, ये कभी भी जेल से बाहर ना जाए। दोस्तों, जब लोग बागों को ये पूरा मामला समझ में आता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा मामला कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। वो सुदेश सौरौत का आता है, वो लिखते हैं गुड सुदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। उसके बाद राम गुसाई जी जो हमें लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ नमस्ते लिखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह दिग्विजय, थैंक्स फॉर कलेक्शन दिस टाइप अमेजिंग स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में दिखाते रहें। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।